चलिए आइए दोस्तों, हम आज अंग्रेजी की क्लास आज से शुरू करते हैं और इंग्लिश में हम बेसिक से शुरू करेंगे और हर एक चैप्टर का इसी प्रकार हम आपके सामने इसी प्रकार हर एक चैप्टर का पढ़ाएंगे। यहाँ पे आइए दोस्तों, इंग्लिश को बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले इंग्लिश है क्या, इंग्लिश को डिफाइन कीजिए। इंग्लिश है क्या? तो हृदय की बातों की अभिव्यक्ति करने की माध्यम को इंग्लिश कहते हैं, या इसे दूसरे प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश इज एवरी लैंग्वेज, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश सभी भाषाओं का मिश्रण होता है। जैसे मॉक शब्द को सोचिए, मॉक उर्दू शब्द है, लेकिन लग रहा जानकर ताजीब होगा कि भाई मॉक उर्दू शब्द है लेकिन प्रयोग आदमी करता है। चलिए इंग्लिश से पहले परिभाषा से करते हैं स्टार्ट। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, इसमें पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। चलिए हृदय की बातों की, हृदय की बातों की, हृदय की बातों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति करने, अभिव्यक्ति करने के माध्यम को अंग्रेजी कहते हैं। ठीक है, हृदय की बातों की अभिव्यक्ति करने के माध्यम को अंग्रेजी कहते हैं। या इसे दूसरे वे में डिफाइन कर सकते हैं कि इंग्लिश इज एवरी लैंग्वेज, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी सभी भाषाओं का मिश्रण होता है। या चलिए दूसरे तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, इंग्लिश इज द मिक्सचर, English is the mixture of every language, every language. English is the mixture of every language. अंग्रेजी सभी भाषाओं का मिश्रण होता है। ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट चलते हैं। अंग्रेजी को अगर छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हैं तो उसे हम लेटर कहते हैं, और लेटर से यदि सभी लेटर को मिला दिया जाए उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ड। डेट इज, इसे कह सकते हैं यदि इंग्लिश को छोटे से छोटे भागों में विभक्त किया जाए तो सबसे छोटा अंश प्राप्त होता है, उसे लेटर कहते हैं। चलिए लिखते हैं तीसरा पॉइंट। अंग्रेजी को छोटे से छोटे भागों में विभक्त करते हैं, उससे जो छोटा अंश प्राप्त होता है उसे लेटर अथवा इसे
अक्षर कहते हैं। चलिए समझ गए, तीसरा पॉइंट समझ गए। और अगला पॉइंट चलते हैं, चौथा पॉइंट कहते हैं यदि इंग्लिश को छोटे से छोटे भागों में विभक्त किया जाए तो इसे लेटर कहते हैं। जैसे लेटर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ, अकेला रहेगा तो उसे लेटर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, बी कॉमा सी कॉमा डी एफ ETC हो गया। चलिए, जब एक से अधिक अल्फ़ाबेट आपस में मिलते हैं और उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है, उसे वर्ड कहते हैं। चलिए आइए अगला पॉइंट लिखते हैं, चौथा। जब एक से अधिक अल्फ़ाबेट आपस में मिलते हैं तथा उनसे जो अर्थपूर्ण शब्द बनता है, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे इसमें कहेंगे, ले लीजिए मैंगो अगर अलग अलग लेटर है, MANGO, ऐसे यदि सबको सम्मिलित कर दिया जाए तो यह अर्थपूर्ण हो गया। जैसे C है, O है, W है, जब तक ले ये अलग अलग है ये लेटर कहलाएगा। इसे यदि आपस में जोड़ देते हैं तो यह एक अर्थपूर्ण बन जाता है। जैसे COW हो गया, और कहिएगा कि आपस में जोड़ दिए, और इसे उल्टा पुल्टा मत जोड़ना है। यदि इसे इधर ले आएंगे इधर ले आएंगे तो ये अर्थपूर्ण नहीं हुआ। फिर इसको यदि हम WOC कर देंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें अर्थपूर्ण चाहिए, मीनिंगलेस नहीं चाहिए। अर्थपूर्ण रहेगा तब ये शब्द कहेंगे, वर्ड कहेंगे, अन्यथा इसको वर्ड नहीं कह सकते। चलिए आगे कहते हैं कि जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है। जब यहाँ पे कहें कि जब एक से अधिक अल्फ़ाबेट मिलता है, वहाँ पे कहेंगे कि एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल आगे समझते हैं, पहले लिखते हैं पॉइंट। 4 पॉइंट हुआ, अगला 5वां पॉइंट पे चलते हैं। चलिए अगला 5वां पॉइंट कहता है कि जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं तथा उनसे
उनसे जो अर्थपूर्ण उनसे जो अर्थपूर्ण सॉरी अर्थपूर्ण वाक्य बनता है उसे सेंटेंस कहते हैं। चलिए आगे। थोड़ा मेरा हिंदी अक्षर नहीं बैठता, आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए इसको आगे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल आगे चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, राम किल्ड रावण। देखिए इसमें अलग अलग वर्ड है, राम अलग है, किल्ड अलग है, रावण अलग है। इसको जब एक साथ सम्मिलित कर दिए तो यह सेंटेंस हो गया। इसका मतलब हुआ हिंदी में कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो इसका जब अलग अलग था तो यह वर्ड था और सम्मिलित कर दिए और उससे एक अर्थपूर्ण शब्द निकल रहा, अर्थपूर्ण निकल रहा है, मीनिंगफुल है, तो इसे सेंटेंस कह सकते हैं। अगर मीनिंगफुल है, यही उल्टा अगर लिख दीजिएगा तो यह मीनिंगफुल नहीं होगा, तो यह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। चलिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ चाहिए हमको, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको तीन चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला नंबर सब्जेक्ट, दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर क्या बोले? सब्जेक्ट, दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट और तीसरा नंबर हो गया आपका, पहला नंबर सब्जेक्ट हुआ, दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट हुआ, तीसरा नंबर कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो आइए समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट माने हुआ पूरक, ठीक है। चलिए आगे ऊपर से मिटाते हैं। चलिए 5 पॉइंट हुआ। अगला नंबर कहते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आप लोग जानते होंगे 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट, पहला नंबर सब्जेक्ट, दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट और तीसरा नंबर कॉम्प्लीमेंट। चलिए आइए, क्या बोले थे? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। पहला नंबर सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें इंक्लूड होना चाहिए, और दूसरा नंबर होना चाहिए ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तीनों को पहले डिफाइन करते हुए चलते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में जो चर्चा का विषय हो, वह सब्जेक्ट कहलाता है। चर्चा का विषय होगा वह सब्जेक्ट कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट माने होता है, ऑब्जेक्ट माने विधेय होता है, शायद हिंदी नहीं पता है हमें। चलिए, सब्जेक्ट जो चर्चा का विषय, ऑब्जेक्ट जो कार्य का परिणाम झेलता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अभी हम आपको बताए थे राम किल्ड रावण, तो राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो रावण यहाँ पे कार्य का परिणाम झेल रहा है, मारा राम और कार्य का परिणाम रावण झेल रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो कार्य का परिणाम झेलेगा। और पूरक माने होता है, आइए पूरक समझाते हैं, कॉम्प्लीमेंट, उसका अंग्रेजी हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट माने होता है पूरक। पूरक माने होता है कि जो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद आता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ पूरक, जो अर्थपूर्ण वाक्य को पूरक बना देता है, कंप्लीट बना देता है। यानी वाक्य कंप्लीट नहीं रहेगा तो वह पूरक आके अपना काम कर देता है, यानी वाक्य को
पूरक बना देता है। चलिए पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। पहला नंबर पहले कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। सब्जेक्ट को अभी बताए थे कि जो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे या जो चर्चा का विषय होगा, ठीक, क्या बोल रहे थे, जिसके बारे में हम बात करेंगे या जो चर्चा का विषय होगा वह सब्जेक्ट होगा, ठीक है। आइए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देके आपको समझा देंगे। सब्जेक्ट जो चर्चा का विषय होगा, जो चर्चा का विषय होगा या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, बोला जाए। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए एग्जाम्पल है, राम इज राइटिंग अ लेटर। चलिए इसमें सब्जेक्ट क्या बताइए आप लोग, राम है, क्योंकि राम लेटर लिखने का काम कर रहा है, तो राम चर्चा का विषय है, इसलिए यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो जाएगा। इसे इसके नीचे सब्जेक्ट दे देते हैं। चलिए समझ गए आप लोग, सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट आगे कहते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिफाइन करते ऑब्जेक्ट। चलिए दूसरा नंबर था, यहाँ पे स्टार दे देते। चलिए स्टार, दूसरा नंबर क्या बोले थे, ये हो जाएगा छठा का दूसरा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में बताए थे, जो कार्य का परिणाम झेलता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम अभी एग्जाम्पल देके आपको समझाए थे कि राम किल्ड रावण, राम ने मारा लेकिन परिणाम कौन झेला, रावण झेला। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो कार्य का परिणाम झेलता ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए डिफाइन करके समझते हैं, आगे चल के समझते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट जो कार्य का परिणाम